कर रहे हैं आज रे ऑफ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाले हैं। लिखो हेडिंग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से नोट करेंगे। समझते हैं मतलब रिफ्रैक्शन। देखो बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। हेडिंग से ही हमें हिंट मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब लाइट बेंड करती है। तो यानी हमारे पास दो मीडियम होंगे, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अच्छा, किस टाइप का सरफेस होगा? स्फेरिकल सरफेस। हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, बट अभी तक हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो प्लेन सरफेस पे था। हमने एक स्विमिंग पूल वाला केस भी पढ़ा था, या जो भी अभी तक हमने केसेस पढ़े वहां पे सरफेस प्लेन होगा। देयर इज रिफ्रैक्शन at plane surface. There is refraction at plane surface. देखिए अभी प्लेन सरफेस का एग्जांपल देते हैं। यहां से आपने लाइट डाली, आप इस पॉइंट पर क्या बनाते थे? इस पॉइंट पर आप बनाते थे नॉर्मल, और ये लाइट बेंड हो जाती थी। अगर इस मीडियम में आएगी तो normal, और अगर रेयरर मीडियम में तो अवे फ्रॉम। बस यही रिफ्रैक्शन पढ़ना है। और इस बार आपका सरफेस प्लेन सरफेस नहीं होगा। द सरफेस वुड बी स्फेरिकल। सरफेस जो होगा वो गोल होगा, दो मीडियम होंगे, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ओनली डिफरेंस इज इस बार सरफेस स्फेरिकल। ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लो, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। चलिए डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा सब बच्चे ध्यान से। पहले सुन लेना, डायग्राम आप लोग साथ साथ बनाओगे तो समझ में नहीं है। प्लीज लिसन केयर। ये स्फेरिकल सरफेस यानी ये स्फीयर का पार्ट। ठीक है ना, एक सरफेस है। कोई कहता है सरफेस का क्या मतलब होता है? इसके इस साइड एक मीडियम है, मीडियम वन, और इस साइड दूसरा मीडियम है, मीडियम। ठीक है ना, सरफेस है ये, मिरर नहीं है प्लीज। इट इज नॉट अ मिरर, इट इज अ सरफेस। इस साइड एक मीडियम है, इस साइड दूसरा मीडियम है। लेट अस से ये रेयरर है, लेट अस से ये डेंस। इसको बोल देते हैं म्यू वन, इसको बोल देते हैं म्यू। ठीक है ना? अब ये जो सरफेस है बेटा प्लीज सुन, इट इज अ स्फेरिकल, इट इज अ स्फेरिकल। तो स्फेरिकल सरफेस जो है, इसके इस साइड आप मान लीजिए एयर, यहाँ पूरे में एयर है, और इस साइड मान लो ग्लास। ठीक है ना? तो देर आर टू डिफरेंट मीडियम्स। बीच में एक सरफेस है, एक साइड एक मीडियम है, दूसरी साइड दूसरा medium। अब ये जो सरफेस है बेटा, इसका एक सेंटर जरूर होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है। इसको अगर मैं कंप्लीट करूं, इमेजिनरी कंप्लीट करूं, तो इसका एक ना एक सेंटर जरूर है ना। ये देखो इस साइड आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इमेजिनरी कंप्लीट करता हूं तो ये ऐसे कंप्लीट होगा। अगर ये इस तरीके से कंप्लीट होगा तो इसका एक ना एक सेंटर आएगा, इस साइड आएगा, है ना। तो ये हमारी फिगर है। देखिए अभी फिगर स्टार्टिंग के लिए हमने ये बनाई है। हमारे पास एक सरफेस है, एक साइड रेयर मीडियम, एक साइड डेंसर। अब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक बल्ब है। इस बल्ब से लाइट निकलती है, इस सरफेस पे फॉल करती है, स्फेरिकल सरफेस पे फॉल करती है। और कौन सा फिनोमेना होगा? रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट करेगी वो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बेंड करेगी। तो जरा देखते हैं, एक रे बनाते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे।
इस पॉइंट पे फॉल करती है। पॉइंट का कोई भी हम नाम अभी दे देंगे, पर इस पॉइंट पर क्या बनाओगे, चलो जरा बताओ, इस पॉइंट पर क्या बनाओगे? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, इस पॉइंट पर हम बनाएंगे नॉर्मल। वी विल ड्रॉ द नॉर्मल। और नॉर्मल जो होगी, कभी भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनेगी तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास कर। तो मैं जो नॉर्मल बनाऊंगा, इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर, मस्ट पास थ्रू द सेंटर। ठीक है ना? ये मैंने नॉर्मल बनाई है। आप इस पॉइंट को एन नाम दे, क्योंकि ये नॉर्मल का पॉइंट है, हमने इसको नाम दे दिया इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखेंगे। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई। ठीक है? क्या ये रे, क्या ये रे सीधी चली जाएगी? नहीं, ये रे सीधी नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, फिनोमेना होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट बेंड करेगी, और लाइट बेंड किस तरफ करेगी? दिस कमिंग इनटू अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जब रे आती है, वो रे किस तरफ बेंड करेगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये जो रे जा रही थी, ये सीधी नहीं जाएगी, ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड। आपको पता होना चाहिए किस तरफ बेंड करवाना। अगर डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर रेयरर से डेंसर, यहाँ पर रेयरर से डेंसर इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, तो इसको हम मोड़ देंगे नीचे की। और इसको जब आप बेंड करेंगे, ये आगे जाके कहीं एक्सिस पे मीट करेगी। ये आगे जाके जहां एक्सिस पे मीट करेगी, इसको हम बोलेंगे इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी। तो जहां से लाइट आ रही है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्ट करी, जहां पे जाके मीट करेगी, दैट इज द इमेज। इस एंगल को बोलेंगे अल्फा, इमेज वाले एंगल को बोलेंगे बीटा, इस एंगल को बोलेंगे गामा। अच्छा, आर तो रह ही गया। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल था वो आई। रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल था, ये एंगल। तो ये देखिए, ये हमारा डायग्राम हो गया। डायग्राम कंप्लीट हो रहा है अभी ऑलमोस्ट हमारा। फिगर समझ में आनी चाहिए आप लोगों को बेटा, क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे बेंड कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे यहां जा रही है। रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था वही है, सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस ना होकर स्फेरिकल। चलिए, कोई बच्चा बता सकता है इस पॉइंट पर, पॉइंट एन पर कौन सी लॉ अप्लाई? पॉइंट एन पर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन अब। पॉइंट एन पर कौन सी लॉ अप्लाई? अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पर? एट। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आई। फॉर्मूला होता है म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन। म्यू वन कितना है? जिस साइड से लाइट आ रही है वो म्यू वन ही है। म्यू टू जिसमें लाइट जा रही है वो म्यू टू ही है। ठीक है ना? म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर। अब कुछ चीजों का ध्यान दीजिए, कुछ अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑप्टिक्स में अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को टैन थीटा और उसको थीटा लिया जा सकता है। तो वो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। साइन थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे थीटा से। आप देखेंगे बेटा कई बार, प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज, आप देखेंगे कई बार साइन थीटा को वो लिख देगा टैन थीटा, कई बार साइन थीटा को थीटा लिख देगा, कई बार थीटा को टैन थीटा लिख देगा, थीटा को साइन थीटा लिख देगा। जब छोटे एंगल्स होते हैं तो ये तीनों चीजें बराबर।
तो मैं साइन आई को लिख सकता हूं आई, तो म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर, म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2। ठीक है ना, म्यू 1 साइन आई म्यू 2 साइन आर स्नेल्स लॉ था, म्यू 1 साइन आई म्यू 2 साइन आर स्नेल्स लॉ था। हमने क्या किया, हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाया, हमने साइन आई को आई लिख दिया, साइन आर को आर। ठीक है ना। अच्छा चलो जरा देखते जाओ देखते जाओ। अब यहां पर हम कुछ ज्योमेट्री यूज करने वाले, वी आर गोइंग टू यूज ज्योमेट्री फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं। चलिए जरा देखिए ट्राइंगल्स को, फिगर में ध्यान से देखो जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, लुक एट देम। बताओ ट्राइंगल में आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कैसे यहां पर अप्लाई, कोई कहता है पर क्यों लगाएं, somebody asks कि हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्यों लगाएं। क्योंकि हमें बेटा आई और आर की वैल्यू निकालनी, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अब आई की वैल्यू बहुत आसानी से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से निकाली जा सकती है। कौन सा ट्राइंगल, एनओसी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में लगा रहा हूं इन द ट्राइंगल एनओसी। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम, तो जो आई होगा वो क्या होगा, आई जो होगा वो कौन होगा, अल्फा प्लस का, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस। और इस ट्राइंगल में जब मैं लगाऊंगा, व्हेन आई अप्लाइड इन द ट्राइंगल एन आई सी, तो एक्सटीरियर एंगल गामा है, देखो एक्सटीरियर, और अंदर वाले एंगल आर और बी, तो गामा आ जाएगा आर प्लस, गामा आ जाएगा आर प्लस। और अपने को गामा नहीं चाहिए था, अपने को आर चाहिए, तो आर यहां से रिवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, गामा माइनस आर रिवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, गामा माइनस बीटा आई अल्फा प्लस। चलो लिखो यहां तक, आई की वैल्यू डालो यहाँ, आर की वैल्यू डालो, चलो करो यहाँ। तो कितना आएगा, म्यू 1, करिए चलिए ट्राई करिए, 1 मिनट यहां तक पहुंचो। देखो बेटा साथ साथ लिखोगे ना तभी समझ में आए। तो म्यू 1 आई की वैल्यू अल्फा प्लस का इज इक्वल टू म्यू 2 आर की वैल्यू गामा माइनस, ठीक है ना। मेरे पास जगह कम है इसलिए ये मैं मिटा रहा हूँ, आई हैव टू यूज द स्पेस हियर। देख लीजिए अगला स्टेप, यहां तक पहुंचे हो, ठीक है ना, यहां तक पहुंच गए हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करें। पूरे ऑप्टिक्स में हम मान के चलते हैं कि एंगल्स छोटे हैं, कोई कहता अगर नहीं हुए, अगर छोटे नहीं हुए तो हमारे फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, जो भी फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं दे आर ओनली फॉर स्मॉल एंगल। तो क्योंकि एंगल छोटा था, मैं थीटा को टैन थीटा भी तो लिख सकता हूं, मैं थीटा को टैन थीटा भी तो लिख सकता हूं, तो मैं अल्फा को टैन अल्फा भी तो लिख सकता हूं, गामा को टैन गामा लिख सकते हैं, बीटा को टैन बीटा लिख सकते हैं। तो फिर से ये लाइन लिखना, फ्रॉम स्मॉल, सॉरी ये वाली नहीं, फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन,
इस बार जो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कौन से वाला करेंगे? थीटा इज सेम एज tan। ठीक है ना? करिए चलिए, क्या आएगा? म्यू वन, ये लिख देना, लाइन सीधा मत करना। म्यू वन tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू म्यू टू tan गामा माइनस tan। ये देखो, हमारा यहां देखेंगे एक बार। अल्फा बन गया tan अल्फा, गामा बन गया tan गामा, गामा बन गया tan गामा, और बीटा बन गया tan। ठीक है ना? अब मैं इधर का मिटा रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लो। ठीक है? चलिए, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री और यूज करते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं नीचे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। तो वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें tan अल्फा, tan गामा, tan गामा, tan बीटा की वैल्यूज निकालनी है। और ट्राइंगल होना चाहिए, कोई राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस साइड में देखो, ओ एन एम। इस साइड देखिए, सी एन एम, आई एन एम। राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तो जरा tan अल्फा की वैल्यू डालो, tan गामा की। अगला स्टेप लिखो। 2 मिनट का टाइम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप आएगा म्यू वन। चलिए, tan अल्फा, इन सबकी वैल्यू डालिए, इक्वेशन बनाइए। tan अल्फा, चलो प्लीज रिप्लाई करो कोई बच्चा। tan अल्फा कितना होगा? क्या अपॉन क्या? tan अल्फा। लेट मी सी कौन से 2-3 बच्चे हैं जो सबसे जल्दी रिप्लाई करते हैं। एन एम बाई ओ एम, ठीक है, वेरी गुड। tan अल्फा होगा, tan अल्फा होगा एन एम बाय, तो एन एम बाय ओ प्लस tan गामा यहाँ पे देखो, एन एम बाय सी, एन एम बाय सी इज इक्वल टू म्यू टू tan गामा एन एम बाय एम सी, एन एम बाय सी माइनस tan बीटा। tan बीटा बड़े वाले ट्राइंगल में, tan बीटा बड़े वाले ट्राइंगल में होगा। tan बीटा कितना होगा? tan बीटा एन एम बाय एन आई, एन एम बाय, ये देखिए। अब आप देखेंगे एन एम सब में कैंसिल हो जाए। बोल लेते हैं, म्यू वन बाय ओ एम प्लस म्यू वन बाय एम सी इज इक्वल टू म्यू टू बाय एम सी माइनस म्यू टू बाय। बोल लीजिए, बहुत सिंपल डेरिवेशन है बेटा, बहुत सिंपल। म्यू टू बाय एम आई को एलएचएस में ले आओ। ये माइनस म्यू टू बाय एम आई था ना, इसको यहां ले आइए सबसे आगे। और ये जो टर्म है म्यू वन बाय एम सी, इसको इस, चलो करो करो करो। तो क्या आ रहा है? ये इधर आके प्लस हो जाएगा, देखो बेटा। म्यू टू बाय एम आई इधर आके प्लस हो जाएगा। तो म्यू टू बाय एम आई प्लस म्यू वन बाय ओ एम इज इक्वल टू म्यू टू बाय एम सी माइनस म्यू वन बाय, म्यू टू बाय एम सी माइनस म्यू वन बाय। ये देखिए, ये देखिए। और इधर मैं इसको म्यू टू माइनस म्यू वन बाय एम सी भी लिख सकता हूं। ठीक है, बस लास्ट स्टेप इसके बाद।
अब जरा देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का नाम देखिए बेटा एक चीज, पोल लेवल करते हैं, पॉइंट है ना पोल, जहां आपका सरफेस, ये देखो ये पॉइंट जहां आपका सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करता है, ये पॉइंट आपका, और हमें पता है सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं। तो प्लीज लुक एट द फिगर केयरफुली, प्लीज लुक एट द फिगर। पी और एन में फर्क देखो। पी वो पॉइंट है जहां से आपका सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता है, एम आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ, डिस्टेंसेस सारे पी से नापे जाएंगे। अगर मेरे से पूछा जाए ओपी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ओपी शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पर मेरे फॉर्मूलों में कहीं ओपी आ ही नहीं रहा, मेरे फॉर्मूले में कहीं पी नाम का पॉइंट आ ही नहीं रहा, मेरे फॉर्मूले में सारे डिस्टेंसेस एम से नापे गए। देखिए मेरे फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है ओ से एम तक, ओ एम आ रहा है, पर ओ एम तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ओपी होगा क्योंकि डिस्टेंस पी से लिया जाता था। पर आप देख रहे हैं पी और एम पॉइंट्स बहुत पास पास। मैं एक और अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाला हूं अब इसके बाद, हम कहेंगे, लिखिए इसके बाद लिखो, फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर वी कैन अज्यूम, वी कैन टेक पॉइंट P very close, we can take point P very close to N। हम मान सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो M के बहुत पास है, अगर आपका अपर्चर छोटा। अपर्चर छोटा है का मतलब क्या हुआ, यानी देखिए इतना बड़ा सरफेस नहीं है, इतना बड़ा सरफेस नहीं है, हमारा जो सरफेस है वो थोड़ा छोटा, ये होता है अपर्चर, इतना बड़ा सरफेस, ठीक है ना। तो अगर मेरा अपर्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर मेरा अपर्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं P इज वेरी क्लोज टू। बात को समझो, ऑप्टिक्स में तुम लोग कोई साइंटिस्ट नहीं हो अभी, हमें एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए प्लीज। कोई कहता है क्यों कर रहे हैं, अरे कोई साइंटिस्ट छोड़ना यार, ट्वेल्थ में पहली बार ऑप्टिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, सारा टाइम ज्योमेट्री ज्योमेट्री में लगा देंगे तो ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे। तो आसान बना रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास में ऑप्टिक्स का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। आसान बनाने के लिए हमें अभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आंसर 2-4% अलग आ जाए, हमें मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में नहीं जाना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। 2-4-5% आंसर अलग भी आ गया, कोई बात नहीं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दैट इज व्हाई ऑप्टिक्स में हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। असली में साइन थीटा थीटा नहीं होता, tan थीटा के बराबर नहीं होता, बट हम अभी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते। वी आर नॉट अ साइंटिस्ट कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए। कोई एक्यूरेट आंसर चाहता होता, कोई साइंटिस्ट होता नासा में, कहीं कोई ऑप्टिक्स का कोई उसको कुछ करना होता कैलकुलेशन, तो वो ये सब नहीं करता, वो एक्यूरेट तरीके से करता। बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो वी आर यूजिंग एन अप्रोक्सीमेशन अगेन कि पॉइंट पी और एन बहुत पास पास हैं, पॉइंट पी और एन बहुत पास पास है, तो मैं ओ एम डिस्टेंस को भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकता, हालांकि ओपी डिस्टेंस जो था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, पर मैं ओ एम को भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकता हूँ। तो इसके बाद आगे फिर हम थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए इधर का मिटा रहे हैं, इधर का मिटा रहा हूँ। तो लिखिए क्या क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, ओ एम इज ऑलमोस्ट सेम एज ओपी। देखो ओ एम इज ऑलमोस्ट सेम एज ओपी, यहाँ जो ओ एम आ रहा है हम ये मान रहे हैं ओपी के बराबर ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको मैं सिंबल दूंगा यू, छोटा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है तो माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है तो हमारा क्या साइन कन्वेंशन सेट कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, एम से आई तक जो डिस्टेंस है उसको मैं मानूंगा
पी से आई तक के बराबर है। एम आई इज ऑलमोस्ट सेम, यहां देखते जाओ, एम आई इज ऑलमोस्ट सेम एज पी आई। और ये कितना होगा, पी से आई तक का डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस पी, और ये प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ पी, क्योंकि ये पी के राइट साइड पर, ठीक है। और फिर अगला डिस्टेंस एम से जो सी तक का है, इसको भी मैं ऑलमोस्ट मान सकता हूं एम जो पॉइंट है पी ही है, तो एम से सी तक का मतलब पी से सी तक, पी से सी। और ये डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस याद है क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ। कोई कहता है इन दोनों का मिड पॉइंट, ना ना ना, फोकस नाम मत दे देना। पी और सी का मिड पॉइंट फोकस नहीं होगा, वो मिरर में होता था। सरफेसेस में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ फोकस, ठीक है। बस पी और सी, पीसी डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पुट कर देते हैं, देखो यहां पर ये वाला क्या बन जाएगा, म्यू टू बाई वी, म्यू वन ओ एम को डालेंगे माइनस, तो माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय एम से सी, ये हो गया आर। ये देखिए बेटा क्या फॉर्मूला, ध्यान दो क्या कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला फॉर refraction at spherical surface, one of the most important derivations, of इसमें म्यू टू क्या है, म्यू टू है हमारा दूसरा मीडियम, म्यू वन क्या है पहला मीडियम, आर है सरफेस का रेडियस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस, और आर है रेडियस। तो जब भी लाइट एक सरफेस से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। कोई कहता है ऑब्जेक्ट इमेज क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट होता है जहां से लाइट आ रही है, इमेज हमें दिखाई कहां पे दे। यानी कोई कहता है ये यहाँ पे अगर बल्ब होता, देखो बेटा यहाँ एक बल्ब होता, यहाँ से इस साइड से कोई आदमी देख रहा होता, वहां से कोई आदमी देख रहा होता, तो उसको वो बल्ब यहाँ नहीं दिखाई देता, वो यहाँ, यहाँ से जो रे है वो बेंड हो गई, ऐसे गई। अब इस पॉइंट से जब वो आगे जाएगी तो आदमी को लगेगा वो यहां से आ, देखिए इसको थोड़ा यहाँ नीचे करते हैं, ये रे देखो देखो ध्यान दो, यहां से रे बेंड करके ऐसे गई, जब ये इसकी आईज में पहुंचेगी, इसको लगेगा ये इस पॉइंट से आई, तो वो ऑब्जेक्ट यहां ना दिखाई देकर वहां अपीयर होगा। जैसे मिरर्स में इमेज बनती है, ये डायग्राम बनाते थे मिरर्स में, वैसे ही है ये, पर इसमें दिस इज नॉट अ मिरर, तो यहाँ फोकस नाम नहीं यूज हो, ठीक है। बना लीजिए इसको प्लीज, जल्दी से बना लो, आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। चलो एक और डेरिवेशन करेंगे इसके साथ, सब बच्चे प्लीज अटेंटिव रहो। हेडिंग लिखते हैं, क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इसमें, अगली क्लास में। हेडिंग है लेंसेस। चलो जल्दी जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, देखो।
अ लेंस, लिखिए प्लीज, अ लेंस is the piece of a medium, yeah, it is a piece of a refracting material, it is a piece of a refracting material bound by two surfaces, it is a piece of refracting material bound by two surfaces, और ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, at least one of them should be spherical. ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं at least one should be spherical, at least one should be spherical. जो लेंस है, जो लेंस है क्या होती है, एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, जैसे ग्लास हो गया, ये ग्लास का टुकड़ा है, इसके कितने सरफेसेस हैं, इट इज हैविंग टू सरफेसेस, एक ये, बट अभी इसको लेंस नहीं बोलोगे, क्योंकि एटलीस्ट एक सरफेस, एटलीस्ट एक, दोनों होंगे तो भी अच्छा है, पर एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल हो, अब ये लेंस कहलाएगी, या दूसरा स्फेरिकल है वो और भी अच्छी बात, तब भी लेंस कहलाएगी, पर दोनों सरफेसेस प्लेन नहीं, अगर दोनों सरफेसेस प्लेन हो गए तो ये लेंस नहीं होगी, तब इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, तब ये स्लैब के, दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्लैब, ठीक है ना। तो लेंसेज में एक सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब लेंसेज हमारे पास 6 डिफरेंट शेप्स होते हैं, हमारे पास 6 शेप्स बन सकती हैं, प्लीज बेटा ध्यान से सुनना, वी कैन हैव 6 डिफरेंट शेप्स, ध्यान देंगे। देखो मैं थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, एक सरफेस एटलीस्ट गोल होना चाहिए, देखो पहला ये वाली, दूसरा, बहुत ध्यान से देखना भी क्वेश्चन पूछे, तीसरा ये, और ये शेप हो गई, फिर ये शेप हो गई, या फिर देयर आर 6 डिफरेंट शेप्स जो हमने बनाई है, ध्यान से देखो, दोनों सरफेसेस प्लेन नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक, एक स्फेरिकल है एक प्लेन है वो चलेगा, दोनों स्फेरिकल है, दोनों स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल है, दोनों स्फेरिकल है, वो सही है, पर अगर दोनों सरफेसेस प्लेन हो गए तो इसका बिहेवियर लेंस की तरह नहीं होगा, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज अ लेंस, ठीक है ना। तो जरा जल्दी से बना लीजिए, इनके साथ इनके नाम लिखिए, विल राइट द नेम, इसका नाम कैसे किया जाता है, कोई कहता है नेमिंग कैसे करी जाती है, ठीक है ना, नेमिंग करी जाती है इनके सरफेस की शेप को, इसका पहला सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरा भी कॉन्वेक्स है, तो इस लेंस का क्या नाम होगा, दिस लेंस विल बी कॉल्ड एज बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स क्योंकि इसके दोनों शेप्स, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स। चलो इसका नाम कोई बता सकता है, हाँ जी, इसका नाम बता सकता है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, पहला सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम होगा, इसका नाम होगा प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। अच्छा ऐसे ही इसका बता दो, चलो पहले इधर आ जाते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स से नीचे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्लेनो, और ये कॉनकेव है, प्लेनो कॉन,
है ना। इसका क्या होगा, इसके दोनों कॉनकेव, इसके दोनों कॉन्वेक्स थे, बाई कॉन्वेक्स था, इसके दोनों कॉनकेव है, तो इसका नाम होगा बाई कॉन्वेक्स। चलिए इधर नाम, इधर कुछ नाउ प्लीज टेल मी, इसका नाम पहला सरफेस, ओ लगाकर अगला सरफेस। पहले सरफेस का नाम कॉन्वेक्स, उसके आगे ओ लगाओ, कॉन्वेक्सो। और ये कॉनकेव, इसका नाम क्या होगा, कॉन्वेक्सो। दिस इज अ कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कोई कहता है हमें ये नहीं समझ में आ रहा, एक बच्चा पूछ रहा है मेरे को, कहता है ये नहीं समझ में आया आज तक, कब कॉनकेव हो जाता है कब कॉन्वेक्स हो जाता है, नाम ये कैसे। एक सिंपल तरीका बता, अगर आपके पास कोई एक ऐसा सरफेस है जिसमें आप पानी भर सकते, इसको अगर मैं टाप के नीचे रखूं तो इधर मैं पानी भर सकता हूँ, पानी इकट्ठा हो जाएगा ना। जहां पानी इकट्ठा हो सकता है, दैट सरफेस इज अ कॉनकेव। ये देखो, ऐसे डाल, ये नलका है, अगर आपके पास ये, यहाँ आप पानी भर सकते हो, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा कर सकते हो आप, है ना, तो दिस सरफेस विल बी कॉल्ड एज, यहाँ आपने पानी, तो ये जो सरफेस है ये वाला ऊपर वाला, ये कहलाता है कॉनकेव। जिस सरफेस में पानी भरा जा सकता है, उसके बाद देख लो कॉनकेव में पानी भर सकता है, ठीक है ना, कॉनकेव में पानी भर सकता है। और अगर मैं ऐसे रखूं, अपने हाथ को ऐसे रखूं, तो ये मेरा जो हाथ का सरफेस है ये कॉनकेव है क्योंकि यहाँ पानी भर सकता है। और अगर मैं ऐसे रखूं, इस साइड पानी नहीं भर सकता ना, यहाँ थोड़ी ना पानी भर जाएगा, देखिए, यहाँ थोड़ी ना पानी इकट्ठा कर सकते हो आप। तो जहां पानी इकट्ठा नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज, चलो आओ नाम फिर से देखते हैं सब, बताइए। ये तो प्लेन है, यहाँ 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 इधर, यहाँ तो प्लेन है, देखो एक बार चेक करो अपने रूल्स के हिसाब से, चेक करो सबके नाम। इस वाले लेंस को चेक कर लेते हैं, चलो देखो, ये बना लो, मिटाऊंगा फिर मैं इसे। ये देखिए, इस लेंस को अगर मैं नलके के नीचे रखूं, क्या पानी भरेगा यहाँ पर, क्या पानी भरेगा, नहीं भरेगा, है ना, यहाँ पानी नहीं भरेगा। तो दिस सरफेस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, प्लेन, दिस सरफेस इज अ प्लेनो, दिस सरफेस इज अ कॉन्वेक्स, तो नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। यहाँ पर देखो प्लेनो, इसको अगर नलके के नीचे रखोगे, यहाँ चेक करो, इसको नलके के नीचे रख के भर जाएगा पानी, है ना, तो दिस सरफेस इज अ कॉन्केव सरफेस, प्लेनो कॉन्केव। इसमें देखिए दोनों तरफ से पानी भरा जा सकता है, बाय कॉन्केव। इसमें दोनों तरफ से पानी नहीं भरा जा सकता, बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे इधर से नहीं भरा जा सकता, कॉन्वेक्सो, यहाँ भरा जा सकता है कॉन्केव, कॉन्वेक्सो। इसमें चलिए, अब आपके पास, सब बच्चों के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम आपको बता, लेट मी सी कौन कौन लोग रिप्लाई करेंगे विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के अंदर में जो बच्चे का रिप्लाई आएगा वो रिकॉर्ड होगा।
10 सेकेंड्स हो गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। इसका नाम होगा, ये कॉनकेव है क्योंकि यहाँ पानी भर सकते हैं और इधर नहीं भर सकते, ये कॉन्वेक्स है, तो नाम हो गया इसका क्या, कॉनकेवो। ठीक है ना। अच्छा चलिए, क्या होता है लेंस में, एक चीज सुन लेते हैं। कोई कहता है क्या फर्क। देखिए बेटा, लेंस के, लिखो लिखो चलो। lenses show, देखो, lenses show two types of behavior। देखिए सब बच्चे, lenses show two types of behavior। कॉलम बना लीजिए, यहां लिखेंगे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। और इस साइड लिखेंगे डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखो, ठीक है ना। देखना, सपोज मैं ये वाली लेंस ला, इसका नाम अभी हमने पढ़ा था बाय कॉन्वेक्स। ना पानी यहां भर सकते हो, ना पानी यहां भर सकते हो, दोनों कॉन्वेक्स हैं, बाय कॉन्वेक्स। और यहां मैं ले रहा हूं एग्जांपल, इस वाली, this I am taking the case of biconvex, this I am taking the case of bi। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, अगर इसके ऊपर मैं पैरेलल लाइट डाल, देखिएगा थोड़ी देर है भी, इसके ऊपर पैरेलल लाइट डाल, इन दोनों लेंसेज के ऊपर अगर हम पैरेलल लाइट डालें तो क्या हो। कुछ लेंसेज ऐसी होती हैं जो पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर। आपने करना क्या है, लेंस में लाइट को सेंटर तक ले जाना है, सीधा सेंटर तक ले जाना है, फिर मोड़कर एक पॉइंट पे कन्वर्ज। ये जो पॉइंट है जहां पे रेज कन्वर्ज करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस। और लेंस का सेंटर कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पोल नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कुछ लेंसेज का बिहेवियर अलग होता है, इन लेंसेज पर अगर आप पैरेलल लाइट डालेंगे तो ये रेज कन्वर्ज ना करके उल्टा और दूर चली। कोई कहता है यहाँ क्या मतलब हुआ, यहाँ तो रेज दूर जा रही है, यहाँ तो किसी पॉइंट पे बीट करेंगे ही नहीं वो। यहाँ क्या मतलब है? यहां पर आप इन रेस को अगर पीछे ट्रेस करोगे तो ये सब एक ही पॉइंट पर आकर मीट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से देखिए डायरेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। बनाओ डायरेक्ट, अगर अगर लेंस ऐसा बिहेव करती है, पैरेलल रेस को कन्वर्ज करती है, तो वो लेंस कहलाएगी कन्वर्जिंग लेंस। अगर वो रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देती है कि पीछे मीट करेंगे, तो वो लेंस कहलाएगी डाइवर्जिंग।
कोई पूछता है कौन सी वाली लेंसेज, कौन सी शेप कन्वर्जिंग होती है, कौन सी शेप डाइवर्जिंग होती है। यूजुअली कॉन्वेक्स वाली लेंसेज कन्वर्जिंग होती है और कॉनकेव वाली लेंसेज डाइवर्जिंग। पर बेटा सुनिए, पर ये हम एक जनरल रूल नहीं कह सकते, वी कैन नॉट अप्लाई अ जनरल रूल, क्योंकि क्योंकि लेंस कोई भी कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये कई सारी चीजों पर डिपेंड, ये सिर्फ शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है लेंस के, और ये डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो सकता है यही वाली शेप बाय कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज करने लग जाए, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो। तो एक लाइन लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, बस खत्म होने वाला है आज का। एक लाइन लिखते हैं, वेदर अ लेंस विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, वेदर अ लेंस विल बी converging or diverging, whether a lens will be converging or diverging, can be decided by finding its focal length, can be decided by finding its focal length. Can be decided by finding its focal length. देखिए बेटा, देखिए, आप लेंस की फोकल लेंथ निकालो, आप लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ निकाल के आपको पता लग जाएगा वो लेंस कन्वर्जिंग है या नहीं। इस केस में फोकल लेंथ कौन सी साइड है, राइट साइड है, तो कॉलम में यहाँ लिखेंगे एफ पॉजिटिव और यहाँ लिखेंगे एफ। आप फोकल लेंथ निकाल लो लेंस की, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई यानी फोकस ऑन द राइट साइड, इसके साथ लिखो यहाँ पे डायग्राम में, फोकस ऑन राइट साइड, और यहाँ लिखो फोकस ऑन लेफ्ट साइड। अगर एक लेंस में फोकस राइट साइड पर है तो वो लेंस है एक कन्वर्जिंग लेंस, और अगर उसमें फोकस लेफ्ट साइड पर है तो वो एक डाइवर्जिंग लेंस। लेंस का ना बिहेवियर कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, शेप पे भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बाहर का मीडियम, आप लेंस को पानी में डाल दो, आप किसी लेंस को लिक्विड में डाल दो, उसका बिहेवियर हो सकता है बदल जाए, क्योंकि लेंस का बिहेवियर डिपेंड करता है मीडियम पर भी, डिराइव करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर मैं आपको सपोज करो मैंने आपको एक लेंस दे और ये लेंस एक लिक्विड के अंदर रखी हुई है, मैं देख के नहीं बता सकता कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये रेस को कन्वर्ज कर, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये रेस को डाइवर्ज कर। ठीक है ना, आगे लिखेंगे कॉलम के बाद, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, टू फाइंड द focal length of a lens, we use lens maker formula. We use lens maker. हेडिंग डाल लीजिए, खत्म ये, हेडिंग डाल लीजिए। ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हेडिंग डालिए लेंस मेकर फॉर्मूला। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, बस खत्म होने वाला है, 2 मिनट और है।
जल्दी से लिखो। दिस हेल्प्स टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। एक फॉर्मूला अब डिराइव होता है कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस मेकर फॉर्मूला हमें हेल्प करता है लेंस की फोकल लेंथ का। लेंस की फोकल लेंथ से लेंस की फोकल लेंथ से हमें पता चलेगा कि वो लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। तो इसको भी मार्क कर लीजिए मोस्ट। मार्क कर लो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ इसको मार्क कर लो हो। ठीक है ना? यहां से विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। इसको होमवर्क मार्क करिए, बुक से देख के इसको करके रखिएगा। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू हो।